इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी और एसआईएफसी ने एफबीआर को ओवरऑल करने को, रीस्ट्रक्चर करने की मंजूरी दे दी है। और जरा ये बता रहे हैं कि फैसला ये किया गया है कि जो जिम्मेदारी है इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज टैक्स की पॉलिसी बनाने की, वो अब रेवेन्यू डिवीजन के पास होगी, जो फाइनेंस मिनिस्टर को डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे। और इसके अलावा 2 और नए बोर्ड बनाए जाएंगे, जिसमें फेडरल बोर्ड ऑफ कस्टम होगा और फेडरल बोर्ड ऑफ इनलैंड रेवेन्यू होंगे, जिसके अलग अलग चेयरपर्सन होंगे। अब आप भी इस हवाले से बात करते रहे कि एफबीआर को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। आपके ख्याल में ये जो फैसला किया गया है ये कैसा है और उसके क्या नताइज एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फैसला किया गया है ये उसूली तौर पे ठीक है। इसमें 2 तब्दीलियां हैं बुनियादी तौर पर। पहली बात है कि पॉलिसी साइड और एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन साइड को अलग अलग कर दिया गया है। पॉलिसी साइड जो है वो अब एफबीआर के पास नहीं है, बल्कि वो रेवेन्यू डिवीजन के पास चली गई है, जो कि पहले हुआ करती थी, और एफबीआर सिर्फ टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट रह गया है। ये दूसरी बात ये की गई है कि कस्टम और इनलैंड रेवेन्यू को अलग अलग कर दिया गया है। ये जो मॉडल है ये इंडिया वाला मॉडल है। इंडिया में इसी तरह दो टैक्सेशन अथॉरिटीज हैं, मगर इंग्लैंड में पहले 2 थी, उन्होंने मर्ज किया है, तो दोनों के अपने फवाइद और दोनों के अपने नुकसानात हैं। जहाँ तक जो फेडरल रेवेन्यू डिवीजन में पॉलिसी साइड को ट्रांसफर करने का मसला है, वो इसलिए ठीक है क्योंकि ये देखा गया है कि जो अफसरान हैं और जो लोग एफबीआर में हैं वो पॉलिसी साइड में टैक्स कलेक्शन को देखते हुए तब्दीलियां करते हैं पॉलिसी में, जो कि इंडस्ट्री के लिए और आम बिजनेसमैन के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। मगर शहजाद, मेरा सवाल थोड़ा इससे मुख्तलिफ है कि ये जो टैक्स रिफॉर्म या टैक्स स्ट्रक्चरिंग ऑफ एफबीआर है ये हम बार बार करते हैं, और ये मैंने ये देखा है कि ये आपने एक्चुअली 2-2.5 साल की एक एक्सरसाइज दे दी है, कुछ नहीं कुछ और इस दौरान में आपका जो फोकस है कलेक्शन पर वो कम हो जाएगा। तो ये मुझे बड़ी परेशानी है कि अब हमारे पास 1-2 साल देने के लिए नहीं है, तो इस रीस्ट्रक्चरिंग की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, वो मुझे एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि एफबीआर जो है वो अब एफबीआर एक्ट 2007 के तहत बना हुआ है, तो क्या ये रीस्ट्रक्चरिंग जो हमें की गई, कि हमने की है, क्या इसके लिए हमें कोई कानून साजी करनी पड़ेगी? और कानून साजी क्या केयर टेकर गवर्नमेंट इसकी कानून साजी कर सकती है, जो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर कानून साजी की जरूरत है तो फिर हम इस जो फैसला हुआ है उसको असेंबली से पास कराएंगे या किस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस करेंगे और क्या प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो ये बात मेरे लिए एक सवाल है, क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है एफबीआर एक्ट 2007 के तहत आपको शायद एक कानून साजी असेंबली से करवानी पड़े। सही है। इतलात है कि शायद फिलहाल प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए ये हो सकता है, लेकिन ये खदशा क्यों है शहबाज साहब आपको कि जो टैक्स कलेक्शन है वो फिलहाल उसमें कमी देखने में आ सकती है अगर इस वक्त हम रीस्ट्रक्चरिंग की जानिब जाते हैं? तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कमी देखने में आ सकती, मैं ये कह रहा हूँ कि शहजाद कि ये बड़ा अच्छा काम होता है एफबीआर के अफसरों के लिए। पहले भी ये 5-6 मरतबा हो चुका है कि जी आप अभी क्या हो रहा है जी, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, उसके बाद देखेंगे। तो ये मतलब उसके बाद होगा। अभी 1 साल इसलिए नहीं हुआ, ये काम इसलिए नहीं हुआ कि रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ये काम इसलिए नहीं होगा रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो इस वजह से ये मसला पैदा हो रहा है। सही। और शहजाद, जो बुनियादी मसला है जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, जो एफबीआर ने, जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने डेफर कर दिया और जो उन्होंने पास नहीं किया, वो रियल टाइम इंटीग्रेशन ऑफ डेटा था, जो कि मेरा ख्याल में इस जो अभी हमने किया इससे भी ज्यादा अहम था, और जिसको केयर टेकर ने ये कह के अप्रूव नहीं किया कि इसके लिए कानून साजी चाहिए। तो मुझे इन दोनों चीजों में एक तजाद नजर आ रहा है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि रियल टाइम इंटीग्रेशन में आप नहीं करना चाहते क्योंकि कानून साजी चाहिए, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग कर दें। रीस्ट्रक्चरिंग तो ठीक है, कागजी कार्रवाई होती रहेगी, अफसरों में फाइल आएगी जाएगी। देखिए, एपेक्स कमेटी ने फैसला कर दिया,
मगर अब ये फाइलें आएंगी जाएंगी, लोग एक दूसरे को बांटेंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मैं ये समझता हूं कि रियल टाइम इंटीग्रेशन जो गवर्नमेंट ने, एफबीआर ने अनाउंस किया था, केयर टेकर ने अप्रूव नहीं किया है, एज पर माई इंफॉर्मेशन, वो भी साथ साथ होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो ठीक है, आपने ये एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर भी ली तो कोई खास फायदा नहीं होगा। मेरा जो तब्दीलियां आ रही है उससे देखें, दो बुनियादी हमारे जो मसाइल हैं, क्या वो हल होंगे? एक तो ये कि हमें अपना जो टैक्स कलेक्शन है उसको बढ़ाना है और ऑब्वियसली एक मुनसिफाना टैक्स निज़ाम होना चाहिए, कि ये मसला हल होगा। और दूसरा मसला जिसकी बार बार आपने निशानदेही की है, और गालिबन आप कहते हैं कि 20,000 एम्प्लॉई हैं एफबीआर के, अगर 15,000 को घर बिठा दिया जाए तो शायद एफबीआर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। यानी कि जो मसला है वो इनकॉम्पिटेंस और करप्शन का है। क्या वो आपको दुरुस्तगी नजर आ रही है अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है तो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, ये तो बिल्कुल नहीं आ रही, बल्कि इससे वो बढ़ने के चांसेस हैं। जब 2 बोर्ड बन जाएंगे तो आप टेक्निकली स्पीकिंग बाज़ जगह पर डुप्लीकेशन वो करेंगे। जो बुनियादी मसला है कि जो 23,000 एम्प्लॉइज का मसला है, जिसमें से तकरीबन बहुत बड़ी तादाद का कोई रोल नहीं है, इसलिए नहीं कि वो इनकॉम्पिटेंस है, बल्कि अब पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। आपने इसको ऑटोमेट कर दिया है। और तीसरी बात जो शहजाद, हम इसको नहीं देख रहे, आई डोंट नो उसको किस तरह सेटल किया जाएगा, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी ऑटोमेशन का पार्ट है, पिराल। अब पिराल के बगैर तो एफबीआर, चाहे एफबीआर हो या कस्टम हो, चल ही नहीं सकता। तो आप क्या पिराल को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे? क्या उसके फंक्शन को किस तरह करेंगे? पिराल का चेयरमैन जो होता है वो एफबीआर का चेयरमैन, पिराल का जो एक्चुअली चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो एफबीआर का चेयरमैन होता है। तो ये किस तरह सेटल होगा? मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर इलेक्शन 2008 फरवरी को हो रहा है तो उस हिसाब से ये मुझे थोड़ा सा प्री मैच्योर स्टेप लगता है। मगर ये बिल्कुल सही है कि ये चीज होनी चाहिए। ठीक है। मगर और सबसे बड़ी बात ये है कि पॉलिसीज को कंसिस्टेंट होना चाहिए, जो कि एफबीआर में पॉलिसी के रहने की वजह से कंसिस्टेंसी नहीं आई है और उसने पाकिस्तान में बहुत खराबियां पैदा की हैं।